फेरी टेल एक ऐसी खतरनाक कहानी होती है जो जादू तोड़ने की बात कर कर हमें बेरहमी के बारे में सिखाती है। ये मानना था फेमस फेरी टेल राइटर कोमोन्योंग का। अब आखिर ये कोमोन्योंग है कौन और उसकी सोच ऐसी क्यों है, वो हमें पता चलता है सीरीज इट्स ओके टू नॉट बी ओके में। इट्स ओके टू नॉट बी ओके ये कोरियन ड्रामा सीरीज़ रिलीज़ हुई थी जून 2020 में, जो कि वीडियो की शुरुआत में ही मैं बता देता हूँ बेस्ट सीरीज़ है। सीरीज़ का पायलट एपिसोड यानी कि फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है। हम होते हैं एक अननोन जगह पर। एक आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, किसी की कंप्लेन कर रहा होता है, और एक शख्स दरवाजे के ऊपर लगे ट्रांसपेरेंट ग्लास से ये सब कुछ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हमें डर दिखाई देता है। जैसे ही कॉन्वर्जेसन ख़त्म होता है, हमें पता चलता है गैंगजी के बारे में। गैंगजी और सेंगजी दोनों एक दूसरे के भाई होते हैं। गैंगजी वैसे तो सेंगजी का छोटा भाई होता है, पर उसे अपने बड़े भाई का ख्याल रखना होता है। उसकी वजह हमें सीरीज़ में आगे पता चलती है कि सेंगजी को एक बीमारी होती है जिसमें उसका दिमाग पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ होता। गैंगजी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है और उसका ख्याल रखने के लिए वो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का भी काम करता है, पर भाई को आने वाले दौरों की वजह से वो हर शहर में कुछ महीने ही काम करता है और उसके बाद वो शहर बदल देता है। गैंगजी की लाइफ में इसी तरह से नॉर्मली एक नेवर एंडिंग लूप चलता रहता, पर तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है फेमस फेरी टेल राइटर कोमोन्योंग की। ये वही कोमोन्योंग है जो वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया। कोमोन्योंग की सोच थोड़ी सी रूड टाइप की होती है। हमेशा गुस्से में रहना, जो चीज़ उसे पसंद आए उसे पा लेना, ना मिले तो उसे चोरी कर लेना, ऐसा उसका बिहेवियर होता है। इस सीरीज़ में हमें दिखाया गया है कि गैंगजी अपनी फीलिंग्स को हमेशा सप्रेस कर कर रखता है, कभी भी शेयर नहीं करता। उसका भाई जो मांगे उसे वो दे देता है, क्योंकि उससे अपने भाई को खोना नहीं होता। और उससे बिल्कुल उल्टा कोमोन्योंग हमेशा गुस्से में रहती है, कभी भी किसी पे भी गुस्सा हो जाती है, कुछ भी सोचे समझे बिना बोल देती है। तो इन दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी होती है और इसीलिए कोमोन्योंग को गैंगजी पसंद आ जाता है। वो उसे अपनी सेफ्टी पिन बनाना चाहती है। वो ऐसा चाहती है कि जब भी उसे गुस्सा आए तो गैंगजी उसे रोक ले। इसी तरह से गैंगजी, सेंगजी और कोमोन्योंग इन तीनों का ट्रायो पहुंच जाता है सेंगजेंग सिटी में और इस सीरीज़ का मेन सेंटर पॉइंट बन जाता है ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल। जैसे ही ये सीरीज़ आगे बढ़ने लगती है, वैसे हमें ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले नर्सिस, वार्ड बॉयज़, पेशेंट्स, उन सभी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन सभी को हम पर्सनली जानने लगते हैं। उनकी कहानी हमें अपनी सी लगने लगती है, उनसे हम इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं। इस हॉस्पिटल की एक अपनी ही यूनिकनेस है, मुझे ऐसा लगा इस सीरीज़ के अंदर। हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर होते हैं मिस्टर वो भी मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। वो असल में तो डॉक्टर है, साइकोलॉजी के जीनियस है, लोगों का दिमाग पढ़कर इलाज करना पसंद करते हैं, पर बिहेवियर वाइज थोड़े वो चाइल्डिश होते हैं। पेशेंट्स के साथ वो भी कभी कभी पेशेंट बन जाते हैं, ऐसा हमने देखने मिलता है। और ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी डिटेल्स हमें काफ़ी पसंद आती है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कुछ एडिशनल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं मिस्टर ली, बुक पब्लिशिंग कंपनी के सीईओ, जो पब्लिश करते हैं कोमोन्योंग की लिखी हुई बुक्स को। वैसे तो प्रोफेशनली वो कोमोन्योंग का ख्याल रखते हैं, पर कोमोन्योंग उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो अपनी ही चलाती है और कोमोन्योंग के किए हुए पंगों को मिस्टर ली सुधारने का काम भी करते हैं। दूसरी मैं बात करूँ जूरी की। जूरी बचपन से ही गैंगजी की दोस्त होती है। वही उसे सेंगजेंग सिटी में वापस आने को कहती है और वही उसे जॉब दिलाती है। वही गैंगजी और सेंगजी को अपने घर में रहने की जगह देती है। तीसरी मैं बात करूँ जूरी की माँ की। बहुत ही फनी एंड लविंग कैरेक्टर मुझे लगी। वो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहाँ पे किसी भी इंसान को गुस्सा आ जाए, वहाँ पे भी वो अपने आप पे कंट्रोल रखती है, जो उनकी बेस्ट क्वालिटी मुझे लगी। चौथी मैं बात करूँ सेंगजी के बारे में, जो गैंगजी का बड़ा भाई होता है। वो मानता है कि गैंगजी पे सिर्फ उसी का ही हक है और प्रोफेशनली वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। कोमोन्योंग ने जो भी बुक्स लिखी होती है उसके अंदर जो भी कार्टून्स या ड्राइंग्स होती है उसे वो ड्रॉ करता है, उसकी नकल बनाता है। पांचवी मैं बात करूँ जेसू की, जो होता है गैंगजी का बेस्ट फ्रेंड, जो बचपन से ही उसके साथ रह रहा होता है, हर मुसीबत में उसका साथ देता है। जब भी गैंगजी को उसकी ज़रूरत होती है वो उसके पास होता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है। उसका कैरेक्टर भी मुझे बहुत पसंद आया। असल में एक बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन उसने पूरी की है इस सीरीज़ के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। इस सीरीज़ का मेन पर्पस सिर्फ एक लव स्टोरी को पोर्ट्रे करना नहीं है, पर इस सीरीज़ का रियल पर्पस है सेल्फ डिस्कवरी करना।
जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि गेंगजी अपनी फीलिंग्स को हमेशा सप्रेस कर रखता है, कभी भी शेयर नहीं करता और अपनी लाइफ में हर कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपने बड़े भाई की खुशी के लिए। तो उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है जो उसे उसके इस बिहेवियर से उभरने में मदद करे, उसे इम्प्रूव करने में मदद करे, और वो सहारा बनती है कोमोन्योंग। सेम वे कोमोन्योंग को भी किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उसकी लाइफ में रहे अकेलेपन को दूर कर सके, उसे सिखाए कि लोगों के साथ रहना असल में कैसा फील होता है। तो गेंगजी और कोमोन्योंग इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है और सीरीज़ में हमें दिखाया भी जाता है कि ये दोनों एक दूसरे की पूरी हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में। इस सीरीज़ की बेस्ट बात की जाए, सबसे पहली बेस्ट बात कि इसके अंदर जो भी कन्वर्सेशन और डायलॉग डिलीवरी हुई है वो एकदम बेस्ट लेवल की है। इसमें हमें पता चलता है हर कैरेक्टर के बारे में बहुत डीपली, वो क्या सोचता है, पहली बार वो चीज़ उसे मिलती है तो वो कैसा फील करता है, उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी डिटेल्स हमें हर कैरेक्टर के अंदर देखने मिलती है। इस सीरीज़ में एक एपिसोड है जहाँ पे मुन्योंग और गेंगजी एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। वहाँ पे गेंगजी मुन्योंग को उसी की लिखी गई एक बुक के बारे में बताता है जो गेंगजी ने मुन्योंग के आने से पहले पढ़ी थी। उस बुक को पढ़ने के बाद गेंगजी को मुन्योंग के दिमाग में क्या चल रहा है, वो असल में क्या फील करती है इस दुनिया के बारे में, वो थोड़ा बहुत पता लगने लगता है। और जब गेंगजी अपने ओपिनियन उस बुक के बारे में मुन्योंग को बताता है तब उस बुक को एक डिफरेंट एंगल से हमें दिखाया जाता है। ये भी एक छोटी सी डिटेल्स हमें बहुत पसंद आती है और ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हर एक एपिसोड के अंदर, हर 16 एपिसोड के अंदर हमें दिखाई जाती है। वैसे तो सीरीज़ की लेंथ बहुत लंबी है पर फिर भी एक भी सेकंड के लिए हम ऐसा फील नहीं कर पाते कि हम यहाँ पे बोर हो रहे हैं। हमें हर कैरेक्टर के बारे में और जानने की इच्छा होती है। हम उन कैरेक्टर के बारे में जितना जानते हैं उतना हमें उनके बारे में और जानने की इच्छा होती है और हर एपिसोड के साथ हम हर कैरेक्टर को और ज़्यादा जानने लगते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इट्स ओके नॉट बी ओके, इसका टाइटल ही बताता है ज़रूरी नहीं है कि हम हर मोमेंट पे परफेक्ट हो, हमारे सारे डिसीजन सही हो। हमारे पास्ट में जो भी ट्रॉमा हुए हैं, जो भी हमारा डार्क पास्ट रहा है, उसकी वजह से हम हमारा प्रेजेंट बिगाड़े। चलो ठीक है, हमारे पास्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, हमारे साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें हो गई, पर हमारे पास आज हमारा प्रेजेंट है, हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और यही चीज़ हमें ये सीरीज़ सिखाने की कोशिश करती है। हमें हमारे पास्ट में जो भी बुरी चीज़ें हुई है उसे भुलाकर आज को इम्प्रूव करना चाहिए। जो भी हमारे पास्ट की वजह से हमारे डर आज क्रिएट हो चुके हैं उस चीज़ को हमें डिलीट करना चाहिए। और ये चीज़ हमें हर एक एपिसोड के अंदर, या फिर कहें हर एक एपिसोड को एज ए चैप्टर डिवाइड करके हमें डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश की है। सो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई है। इसके फर्स्ट एपिसोड से लेकर 16th एपिसोड के बीच में जो भी कहानी रही है, जो भी जर्नी रही है, उसे मैंने बहुत एन्जॉय किया है और ये मेरी पर्सनल फेवरेट सीरीज़ बन चुकी है। वैसे तो इस सीरीज़ के बारे में कहना चाहे तो बहुत कुछ कह सकते हैं, पर कहने से अच्छा आप खुद ही उसे देखो और एन्जॉय करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सीरीज़ सिर्फ बोलकर एक्सप्रेस करने वाली सीरीज़ नहीं है, ये खुद देखकर फील कर कर एन्जॉय करने वाली सीरीज़ है। इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।